जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। पार्ट 1 में हम हिंदी वर्णमाला की बेसिक जो चीज़ें उस पर बात कर चुके हैं। आज हम उसके आगे बात करेंगे। यदि पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो IAS की परीक्षा देने वाले हों, यानी कि IAS में हिंदी साहित्य जिनका मेंस हो उनके लिए भी, चाहे MPPSC का पेपर 5 जो कहलाता है मेंस में उसके लिए, या अदर कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें हिंदी आती है उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हिंदी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वह वर्णमाला वाले सेक्शन से आते हैं। मान के चलिए कि 20% वाला जो सेक्शन होता है, 100 में से 20% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक से आते हैं, उसका नाम क्या है? वर्णमाला। हालांकि वो काफ़ी घुमावदार होते हैं, इधर उधर से करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बच्चे प्राय उसको मैच नहीं कर पाते कि ये किस टॉपिक से आया हुआ है, बट उसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन जो होता है वह वर्णमाला से होता है। इसलिए इस टॉपिक को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कहला जाता है, चाहे नंबर की दृष्टि से हो, चाहे एक बेसिक समझ हो आपकी हिंदी लिटरेचर के प्रति या हिंदी भाषा के प्रति या हिंदी लिपि के प्रति, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है वो। चलिए बिना देर करे अपन इसको शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहली बात तो पूछा जाता है आपसे कि वर्ण कितने होते हैं, तो इस बात से आप काफ़ी अच्छे से परिचित हैं कि 52 वर्ण आपके होने वाले हैं। ठीक, कैसे क्या कैटेगराइजेशन इसमें होने वाला है उस चीज़ को एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके स्वर, कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, देन ऋषि का। क्लियर? ए, आए, ओ एंड औ आता है। इसको आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये स्वरों का कैटेगराइजेशन करके होता है। स्वर किसे कहा जाता है, एक नज़र अपन उस पर मार लेते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। स्वर का मतलब होता है जो भी वर्ण, ऐसे वर्ण जो कि उच्चारण में स्वतंत्र हों, यानी जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य की आवश्यकता ना पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप उल्टे तरीके से समझेंगे तो आपको बनेगा। इसका मतलब ये है कि पहले आप व्यंजन को जान लो। व्यंजन कौन से होते हैं साहब जी? व्यंजन आपके बहुत सारे होते हैं। एक बेसिक सा उठाकर देखते हैं अपन, का, च, ट, ता एंड पा वर्ग से उठाकर देख लेते हैं। का वर्ग में क्या क्या आता है? का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है एंड इंगा करके आपका आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्वतंत्र हो और स्वतंत्र ना हो, तो जो भी स्वतंत्र होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। जो भी स्वतंत्र नहीं होगा वह क्या कहलाने वाला है? व्यंजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे आपने कहा का, इसका मतलब होता है यह आधा का प्लस आ अनार का है, तब यह कहलाएगा दैट इज का। आपने जब इसको बोला तो उसके आखिरी में आ आया। कोई सा भी आप उठा लीजिए व्यंजन, खा उठा लीजिए, खा बोलेंगे, आखिरी में आएगा क्या? दैट इज आ। गा उठाएंगे, प्रयास करके देख लीजिए, कोई सा भी आप वर्ण बोलने वाले हैं तो उसके लास्ट में ये चीज़ जरूर आने वाली है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यंजनों के उच्चारण के लिए आपको किसी ना किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। यहाँ आ की जरूरत पड़ रही है, इसे ही 12 खड़ी बोल देते हैं। सुना होगा आपने कक्का किक्की कुक्कू के कई कम कहा करके। मान लीजिए कि की लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? यह आधा का प्लस छोटा वाला ई है। कू लिखा हुआ का मतलब होता है कि यह आधा का प्लस छोटा वाला ऊ है। तो ये उसका मीनिंग होता है। इसका मतलब यह है कि किन्हीं ना किन्हीं स्वरों की जरूरत आपको पड़ती है उसके उच्चारण के लिए। वह क्या कहलाते हैं? वह व्यंजन कहलाते हैं। अब आप एक बार जरा स्वर को देखिए। स्वर कैसे कहा? जो स्वतंत्र है उच्चारण में। इस मामले में उच्चारण के मामले में जो स्वतंत्र है उन्हें अपन ने स्वर कहा था। आप बोले आ, किसी अन्य की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आप बोले बड़ा, किसी अन्य की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आप बोले छोटी ई या ई बोलेंगे, किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऊ बोलेंगे, नहीं पड़ रही है। तो यह मतलब होता है कि साहब उच्चारण में इनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए यह क्या कहलाएंगे? यह स्वतंत्र कहलाते हैं। तो यही इसकी बेसिक परिभाषा होती है, मूल परिभाषा यही होती है। कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं सर ए बोलेंगे तो आ ए करके आ रहा है, ए आए आओ आ आऊ करके आ रहा है, तो ये ऐसा लग सकता है आपको। पर उसके लिए आप थोड़ा सा क्या है, स्वरों के प्रकार पहले जान लो। वह भी स्वतंत्र हैं जो अभी आपसे कहा गया, ठीक, और इसके पहले वाले तो स्वतंत्र हैं ही हैं। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? ठीक, स्वरों को जब आप पढ़ेंगे पहली बात तो पूछेगा कि आपसे कुल संख्या कितनी है स्वरों की। क्या बताओगे आप? 11 कुल संख्या कहलाती है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा प्रकार के बारे में। 11 इस बात को क्लियर कर लो। कई बच्चे 13 बोल देते हैं, गिन लेते हैं उठा करके, बोले सर अम और आहा भी तो स्वर में आते हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है, नहीं आते हैं। ठीक, क्यों नहीं आते हैं अभी देखते हैं, बाद में बात करेंगे उस पर। नहीं आते हैं, सीधी बात, 11 स्वर आपके आते हैं। प्रकार सबसे पहला होता है छोटा स्वर। छोटा स्वर बोलते हैं ना आप, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि का, ये सब क्या कहलाते हैं? ये छोटे कहलाते हैं।
छोटे से अगला आप अगर पर्यायवाची देखें छोटे का ही, तो छोटे को ही कहा जाता है, दैट इज ह्रस्व भी कहा जाता है। तो ह्रस्व भी कहला जाएगा, दैट इज छोटा स्वर। ह्रस्व को एक और शब्द भी कहा जाता है, लघु भी कह देते हैं अपन। इसका मतलब है लघु स्वर। तो चाहे छोटा कह लो, चाहे ह्रस्व कह लो, चाहे लघु कह लो, बात वो एक ही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो ये कैटेगराइजेशन कहलाता है। छोटे स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो कुल कितने आ गए हैं आपके, ये आपके 4 आ गए हैं। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। और आगे बढ़ते हैं। छोटे स्वर के पश्चात में अगले कौन से आते हैं साहब जी, बड़े आते हैं, दैट इज बड़ा स्वर। बड़ा कौन कौन सा कहलाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्लियर। और ये जो बॉर्डर लाइन हमने बनाई है, ये जो लाइन हमने बनाई ना ऋषि के बाद में ए अड़ी के ठीक पहले, इसके बाद वाले जितने ही सब के सब किस में आते हैं, बड़े में आते हैं। चाहे ए हो, चाहे आय हो, ओ हो, औ हो। क्लियर। इस प्रकार से जब आप गिनोगे तो 4 तो ये हो गए प्लस 3 ये हो गए, तो बड़े में कितने आ जाने वाले, टोटल 7 आ जाने वाले हैं। ये मामला काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है अपन को, बिल्कुल क्लियर है। बड़े का पर्यायवाची क्या होता है, जब इसका ह्रस्व होता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो बोला जाएगा कि दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कौन कौन से हैं, तो ये वाले हैं। पुनः क्रिस्टल क्लियर कर लो डिजिटल फॉर्म उसका। कुल स्वर कितने, 11। छोटे कितने आ रहे हैं, तो आपके 4 आ रहे हैं। बड़े कितने आ रहे हैं, तो आपके 7 आ रहे हैं। 4 और 7 जोड़ दिया आपने तो क्या कहला जाएगा, कुल 11 करके कहला जाएगा। ठीक है। प्रश्न हो सकता है कि सर ए को बड़ा क्यों माना आपने इस वाले में, आई को मान लेते। ठीक, क्लियर करें इस बात को। ए बनता कैसे है और किसको आप छोटा मान रहे हो। छोटा एक्चुअली आपने उसको माना जिसमें एक मात्रा है। छोटे आ में एक खड़ी पाई होती है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, जो आके पीछे लगी ना उसको खड़ी पाई बोलते हैं। छोटी ई में भी आप एक ही देखते हैं, तो यह एक ही होता है। बड़ा ई कैसे बनता है, बड़ा आ कैसे बनता है, जब छोटे आ में एक और छोटा आ मिला देते हो तब ये बड़ा आ बन जाता है, तो 2 खड़ी पाई। एक से ज़्यादा आप उसको क्या गिनोगे, बड़ा गिनते हो। यही वजह है कि ये वाला किस में आएगा, दीर्घ या बड़े स्वर में आएगा। यही बात बड़ी ई पर लागू होती है। छोटी ई में एक और छोटी ई मिला दो, क्या बन जाएगा आपका, बड़ी ई बन जाने वाला है। यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब है कि डबल हो गया, 1 से ज़्यादा तो किस में कहलाएगा, बड़ा। एक होता तो छोटा अपन ने बोला होता। और आगे बढ़ो, सेम बात ऊपर लागू होती है। क्लियर। अब वापस आ जाओ ए पर। ए एडी का किससे मिलकर बनता है, ए बनता है आ प्लस ई से। ठीक, आ और ई से मिलकर बनता है। एक आ का, एक ई का स्वर, एक और एक कितने हो गए, 2। एक से ज़्यादा होंगे, कितना गिनने वाले हो आप उसको बड़ा ही गिनने वाले हो अंततः। यही वजह है कि ए किसमें आता है, बड़े स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में आता है। क्लियर। बोलेंगे सर आ प्लस ई मिल के ए कैसे बन जाएगा, कोई बात नहीं, चेक करो। बोलिए आ और ई, आ ई। अब इसको थोड़ा फास्ट बोलो, आए। आपने क्या कहा, आए कहा आपने। जब भी आप आ और ई को एक साथ बोल रहे हैं, आ ई, फास्ट वे में जैसे बोला आए, तो आपने ए कहा। यही वजह है कि एक और एक 2 तो पहले ही हो चुका है, यानी बड़ा हो चुका है, और आ और ई मिल के बन गया कि नहीं बना ए आपका, तो यह उसका स्वरूप कहलाता है साहब। आए जो बनेगा, यानी जिसमें आप एक सिंगल मात्रा ये देख रहे हैं, यह इसी का अपडेटेड फॉर्म होता है, उससे मिलकर ये बनता है। तो ऑब्वियसली पहले ही ये 2 हो चुका है, तो फिर तो उसके बाद वाले सब बड़े आएंगे। यही बात ओ पर भी लागू हो सकती है कि सर ओ बड़ा कैसे है। ओ किससे मिलकर बनता है, आ में जब ऊ मिला दोगे तो क्या बनता है, ओ बनता है। एक आ का, एक मात्रा ऊ की, एक और एक 2, एक से ज़्यादा हो जाएगा। ओ बनता है कि नहीं बनता, क्रॉस चेक करना है, कर लो भाई। बोलिए आ ऊ। अब इसको फास्ट बोलिए, आउ। तो आपने क्या कहा, आउ कहा, बन गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरे पूरे फोनेटिक्स हैं, उनका रिटन फॉर्म कहलाती है आपकी, दैट इज वर्णमाला। सारी बातें क्लियर यहाँ पर हो जाती हैं। एक और एक 2 हो गया, बड़ा स्वर हो गया। फिर से शुरू से, वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं, जो भी ध्वनियाँ होती हैं जिनका आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस पर भी हम बात कर रहे हैं, कुछ भी एक शब्द भी बोल रहे हैं आप, एक लेटर भी बोल रहे हैं, वो सब क्या है, ध्वनियाँ, फोनेटिक्स हैं।
उनका जो रिटन फॉर्म होता है, लिखित रूप होता है, उनको समझाने का तौर तरीका जो होता है कि हम आ को कैसे डिफाइन करते हैं। देवनागरी हम आ अनार का बना देते हैं, इंग्लिश की आप बात कर लेंगे तो ए फॉर एप्पल वाली बात हो जाएगी। इतनी सी चीज़ें होती हैं। यानी कि ध्वनियों का रिटन फॉर्म क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जब उन वर्णों को पूरे उस लैंग्वेज की या उस लिपि की कैटेगरी में सजा लिया जाता है कि साहब कौन कौन से का यूज़ हो रहा है, उसे क्या बोल देते हैं? वर्णमाला बोल देते हैं। क्लियर? तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वरों के हमने विभाजन किया तो 2 विभाजन अभी तक कर चुके हैं, तीसरा करने वाले हैं। पहला विभाजन छोटा, दूसरा वाला बड़ा। छोटे में कितने? 4, छोटे छोटे छोटे, जबकि बड़े में कितने? 7। आगे बढ़ो। तीसरा एक और प्रकार कहलाता है साहब, कौन सा? संयुक्त स्वर। क्या कहलाने वाला है? दैट इज संयुक्त स्वर। ये क्या होता है संयुक्त स्वर? संयुक्त व्यंजन बोले आपसे, चाहे संयुक्त स्वर बोले आपसे, जब भी 2 डिफरेंट फैमिली के स्वर आपस में मिलेंगे और कुछ नया बनाएंगे, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, आप इसे हाइब्रिड भी कह सकते हो। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श्राशत्री का, त्रात्रशूल का, ज्ञानी का, श्राश्रमण का। ठीक, ये जो होता है शाशत्री का, ये किससे मिलकर बनता है? ये आधे का प्लस शा से मिलकर बनता है, इसलिए क्या कहलाता है? दैट इज श्रा। नहीं है भरोसा, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये क्या लिखा है आपका? पढ़ लो आप इस चीज को, परीक्षा लिखा है ना। जब आप इसको धीमे धीमे पढ़ते हैं, पा री क शा, तो आपने का और शा तो बोला ना, इसका मतलब है ये किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। कई लोग परीक्षा बोलते हैं, वह गलत है। ना केवल उच्चारण में गलत है, बल्कि आप उसका रिटन फॉर्म भी गलत लिखो। फिर छा छाते का लिखो तो छा नहीं होता वो। जब भी आप उसको किसी भी शब्द में नंबर 1 पर लिखोगे, जैसे क्षत्रिय लिख दिया, तो ऐसा बच्चे बोलते हैं क्षत्रिय, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं होता, दैट इज कक्षत्रिय करके होता है। आप उसको इवन गूगल टाइपिंग पर भी करके देखोगे तो KSH मिलेगा आपको। क्लियर? अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि 2 डिफरेंट फैमिली के, एक का की फैमिली और एक शा की फैमिली, ये 2 मिल रहे हैं। जब भी 2 डिफरेंट फैमिली के मिलकर बनते हैं तो हाइब्रिड कहलाता है। उसे ही आपने क्या कहा? संयुक्त। ये दोनों व्यंजन हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक, अब स्वर की बात कर लो, इन पर बाद में हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे। संयुक्त स्वर अगेन 2 डिफरेंट फैमिली। आ एक फैमिली है, ई एक फैमिली है। ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली देखो तो आ की फैमिली में 2 मेंबर हैं, ई की फैमिली में 2 मेंबर हैं, ऊ की फैमिली में 2 मेंबर हैं, ऋषि की फैमिली में 1 ही मेंबर है। संस्कृत में ज़्यादा हुआ करते थे, अब आपके में नहीं है। एक ही ऋषि का है, छोटा वाला है, बड़ा एक और डबल बड़ा है ना, तो चेंज हुआ है। देखेंगे कभी को, संस्कृत वाली बात हुई, कभी पढ़ लेंगे। मुद्दे पर आइए। एक फैमिली है आ, एक फैमिली ए। आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? दैट इज ए बनते हैं। 2 डिफरेंट फैमिली के मिलकर ये बना रहे हैं, इसका मतलब क्या कहलाएगा? ये संयुक्त स्वर। क्लियर करो। दीर्घ स्वर कौन से हैं? एक ही फैमिली वाले भी मिलकर बनाते, छोटा और छोटा, तो वह दीर्घ हैं। छोटी छोटी ये दीर्घ हैं। जब 2 डिफरेंट फैमिली के मिलकर बना रहे हैं तब वह संयुक्त स्वर तो हैं ही हैं, परंतु 2 मात्राएं, 1 और 1 2, तब वह भी दीर्घ में ही आते हैं। क्लियर? अब इस बात को समझो। आ और ई मिल के ए बनाता है। आई की बात आप कर लें, ठीक है। आ प्लस ए मिलके क्या बना देगा? आय बनाता है। इसका सिंबल होता है सिंगल मात्रा सिर्फ, और इसका सिंबल होता है डबल मात्रा। क्रॉस चेक करना है, बोलकर देख लिए। आ ए बोलिए, पास आ ए, फास्ट बोलेंगे आए, तो आपने आए बोल दिया। क्लियर? तो ये बन गया आपका। ओ की बात बता चुका हूँ। आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो ये भी आपका हो गया एक और ओ। क्लियर? ये भी 2 डिफरेंट फैमिली है ना, आ अलग फैमिली है, ऊ एक अलग फैमिली है। तो 2 डिफरेंट फैमिली मिलकर बनती हैं। जब भी कोई नया लेटर बनाती है, स्वर बना रही है, तो संयुक्त स्वर बोल देंगे आप उसको। यही बात आ पर लागू हो जाने वाली है। आ प्लस ओ मिला दो, क्या बन जाएगा? आऊ बन जाएगा। क्रॉस चेक करना है, बोलो एक साथ, बोलिए आ ओ, फास्ट बोलिए आओ। तो आपने कहा ना आओ, कह दिया आपने, तो ये भी बन गया। अब इस बात को समझो कि ये हमने बना दिए क्या? संयुक्त स्वर।
संयुक्त स्वर कुल कितने बनाए, वो जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं उसके उस पार वाले, टोटल 4। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कितने हैं तो क्या बताओगे, 4 हैं। बड़ा वाला आ संयुक्त स्वर क्यों नहीं है, एक ही फैमिली से मिलकर बना है, एक आ में एक और आ बना दिया आपने, क्या बनेगा, बड़ा वाला आ। अरे इवन आप छोटे आ में बड़ा वाला आ मिलाओगे तब भी वो बड़ा आ ही बनेगा। संधि में पढ़ेंगे आप इस चीज़ों को। एक ही फैमिली है, जब एक ही फैमिली के मिलकर बनते हैं तब वह दीर्घ कहलाते हैं, जब दो डिफरेंट फैमिली के मिलकर बनाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्लियर करो इस मामले को, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। एग्जाम में इस पर एक एक लाइन पर जो मैं कह रहा हूँ आपसे, एक एक शब्द पर क्वेश्चन आता है, आया है विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे आप IAS का देखो चाहे ग्रुप डी का देख लो, साहब मिलेगा आपको। चलो क्लियर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वर कितने हैं तो क्या बोलोगे, 11। अगर आपसे कहा जाएगा कि छोटे स्वर कितने हैं तो क्या बोलोगे, 4। यदि कहा जाएगा कि बड़े स्वर कितने हैं तो क्या बताओगे आप, 7। यदि कहा जाएगा संयुक्त स्वर कितने हैं तो अगेन 4 बताओगे। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को, ये क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं स्वरों को लेकर। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि प्रश्न मूल स्वर कितने हैं, क्या बता देने वाले हैं साहब जी मूल स्वर के बारे में। मूल स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों से मिलकर ही बाकी स्वर बनने वाले हैं। बड़ा वाला आ किससे बना, वो आ से ही बना हुआ है, यानी मूल स्वर में जो सबसे पहला आ जाएगा छोटा वाला आ आएगा, उससे ही बड़ा आ बना है, तो ये तो उसी को अपडेटेड फॉर्म, इसलिए इसको नहीं गिनते। बड़े वाले आ को छोटे आ को गिन लिया। आगे बढ़ो, छोटा वाला ई गिनो, ठीक, ये भी मूल स्वर है, बड़ा ई इसी से मिलकर बनता है। ऊ की बात कर लो तो छोटा वाला ऊ गिनोगे, बड़ा ऊ इसी से बनता है। ऋषि का गिनोगे साहब जी, दैट इज मूल स्वर। कितने कहलाए, 4। ए क्यों नहीं गिना, क्योंकि वो आ और ई से मिलकर ही बना है साहब जी। ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे मूल व्यंजन में भी, अभी आते हैं अपन उस पर भी क्वेश्चन पर। क्या बनाने वाले हो, ये 4, क्योंकि ए ऐ ओ औ को क्यों नहीं गिन रहे हो आप, क्योंकि वो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। एक बार ऑलरेडी गिन चुके हैं, दो बार गिनने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है आपसे, मूल स्वर। तो जब कुल स्वर पूछे तब 11 लगाना, जब मूल स्वर पूछे तो 4 लगा देना उठाकर। मामला क्रिस्टल क्लियर है। लघु, दीर्घ, संयुक्त, ये बात हो चुकी। एक और टाइप होता है स्वरों का, प्लुत स्वर। क्या कहलाता है, प्लुत स्वर करके कहलाता है। ये क्या है साहब, ये आपने देखा सुना होगा, इसको डिफाइन किया जाता है एस से, इस प्रकार के एस से डिफाइन किया जाता है। जब कभी को आप लिखते हैं राम करके, आपको लिखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखना है आपको राम, तो ये जब आपने लिखा इसका मतलब आप सिंपल से बोले राम, ठीक है। लेकिन जब आपको बोलना है राम तो आप इतना लंबा खींच रहे हैं स्वर, ठीक, यानी आप कई स्वर बीच में लगा रहे हैं। तो कौन सा लगा रहे हो आप, दैट इज प्लुत। इसको ऐसे लिखा जाता है, कभी को देखना, रा एस 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 मा, ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, इतना खींचा आपने, 3 स्वर एक्स्ट्रा लगाकर आपने उसको खींचा। और खींचना है और खींच सकते हो साहब, जितने चाहो उतने लगा दो। ये कौन सा कहलाता है आपका, दैट इज प्लुत स्वर करके कहलाता है। और चेक करना है, ओम एक बहुत ही खास वर्ड है हिंदू समाज, संस्कृति, धर्म, संप्रदायों में। बहुत लंबा खींचते हो आप उसको, ओम, बिल्कुल खींचे जा रहे हो, घंटों खींच सकते हो साहब, अद्भुत है अपने आप में ये। तो जब आप उसको खींच रहे हो स्वर को, तो बीच में कौन से स्वर ऐड कर रहे हो, ओ और माँ तो है ही है, बीच में कुछ ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो, जितने ये ऐड करते चले जाओगे, यही क्या है, दैट इज प्लुत स्वर। जितने अधिक ऐड करोगे उतना लंबा खिंचता चला जाएगा। तो ये था आपका स्वरों का विभाजन जो आपने समझा। वर्णमाला पूरी अभी अपन ने देखी नहीं है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसका हम और डिफाइन पार्ट यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपकी समझ इतनी अच्छी होगी इसके प्रति, आप मान के चलिए कि हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी भाषा के सभी टॉपिक को बहुत इजीली, बहुत टेक्निकल वे में, बहुत ही आसानी से बना लेने वाले हो। हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद के सेक्शंस में हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण को लेकर।
ठीक है, और उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं उस चीज़ को भी। इसमें जो अगला कहलाता है वह है आपका अयोगवाह और व्यंजन। तो स्वरों को आपने काफ़ी अच्छे से देख लिया है मेरे ख्याल से। तो कितने आ गए हैं आपके? 11 आपके स्वर आ गए हैं। बात बिल्कुल क्लियर है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है स्वरों के पश्चात में आता है दैट इज अयोगवाह। क्या होते हैं साहब ये? अम एंड आहा करके होते हैं, दैट इज अयोगवाह के नाम से आप इन्हें जानते हैं। पहली बात तो अयोगवाह नाम क्यों हैं और इनका उपयोग कहाँ क्या होता है। इन दोनों को कंबाइंडली आप अयोगवाह बोलते हैं। अगर एक एक करके बोला जाए तो इनको कहा जाता है, यह पहला है दैट इज अनुस्वार, यानी अनुस्वार वाली बिंदी। कई जगह देखा होगा अंश लिखा हुआ है, हंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो बिंदी लगी हुई है सिंगल बिंदी, यह क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। हिंदी में बिंदियाँ कई हैं, ये वाली को अनुस्वार कहते हैं। एक चंद्र बिंदी भी मिलती है, केवल ऐसी आड़ी वाली बस मिलती है, आधा चांद वाली, तो अलग अलग हैं ये। एक और एक नियम कहलाता है पंचमाक्षर का, ठीक, दैट इज पंचमाक्षर। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्रामर में देखें, एक हो गया अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक, ठीक, अनुनासिक, और एक और होता है अनुनासिकता। क्लियर? अभी समय मिलेगा तब इस पर भी बात कर लेंगे, पहले मुद्दे पर बात कर लें जो बिगनिंग का है। अयोगवाह पर हम बात कर रहे थे। ये वाली बिंदी क्या कहलाती है? अनुस्वार। जबकि ये जो दो बिंदी रहती है ना, ये क्या कहलाता है आपका? केवल विसर्ग। इसका मतलब यह है कि जब अकेले इसको बोलेंगे तब आप इसको विसर्ग बोलते हैं, जब अकेले आप इसकी बात करेंगे तब आप इसको अनुस्वार बोलते हैं, जब दोनों को कंबाइंडली ग्रुप से बोला जाए तो सेट को क्या कहा जाता है? तो दैट इज अयोगवाह कहा जाता है। बिंदी यहाँ लगाई है आपने, विसर्ग कहाँ लगाते हो? फॉर एग्जाम्पल अतः लिखा है आपने तो पीछे दो बिंदी लगी हैं, प्रायः लिखा है पीछे दो बिंदी लगी हैं, दुख लिखा है बीचों बीच में दू और खा के दो बिंदी लगी हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो हकार ध्वनि होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, हकार ध्वनि इनमें से किस में होती है? सभी एग्जाम्स में आता है, मैं कह चुका हूँ पहले भी, चाहे आप आईएएस का देने वाले हों, आईएएस में मेंस देने वाले हों, आपका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट हो, और चाहे आप कांस्टेबल का पेपर देने वाले हों, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह बिल्कुल सेम सिनेरियो चलता है और विद्यार्थियों की पकड़ इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है और उसके नंबर कट जाते हैं। वो चीज़ अपन देख लेते हैं एक नज़र। हकार ध्वनि, इस नाम से आपकी ऑलरेडी विसर्ग संधि भी आप पढ़ते हैं साहब, ठीक है। नमः धन्ते, दैट इज नमस्ते वाली बात। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। है क्या ये? क्या माजरा है? क्या मामला है? एक एक करके अपन इस चीज़ को चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि अयोगवाह इसको क्यों बोलते हैं, इसके लिए आपको तीन मामले क्लियर होने चाहिए कि स्वर किसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। स्वर किसे बोलते हैं? जो उच्चारण में स्वतंत्र हों, वे वाले लेटर यानी कि वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र, ठीक। नेक्स्ट वन, व्यंजन किन्हें बोलते हैं आप? व्यंजन आप उन्हें बोलते हैं जो कि उच्चारण में स्वतंत्र नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल का, इसका मतलब क्या बताया? आधा का प्लस आ बताया। शा बोला आपने, आधा शा प्लस आ कहलाएगा, ठीक है। आपने कहा रे कहा आपने, इसका मतलब है आधा रा प्लस ए कहलाएगा। यानी ये उच्चारण में स्वतंत्र नहीं है। तो ये सब क्या है? ये व्यंजन है, ये स्वतंत्र हैं, अपन को मालूम है, आ, ई, उ इत्यादि वगैरह। तो ये दो बातें, जो स्वतंत्र उच्चारण में स्वर हैं, जो उच्चारण में स्वतंत्र नहीं है वह क्या है? व्यंजन है। क्लियर? अयोगवाह, ये कहा आपसे अनुस्वार, इसे आप एक और बिंदी के नाम से भी जानते हैं, याद करो, दैट इज अम की बिंदी। क्या बोलते हो? अम की बिंदी करके बोलते हो आप उस चीज को, है ना। अब गौर करो आप इसमें, व्यंजनों के आखिरी में स्वर आया था, इसका मतलब उसको उच्चारण में उनकी जरूरत पड़ी। यहाँ पर क्या अम की बिंदी में आखिरी में उच्चारण में कोई स्वर आ रहा है? नहीं आ रहा, मैंने हलंत लगाया। दूसरा पॉइंट, मैंने इसको कहा अम की बिंदी। गले को आप ऑब्जर्व करिएगा, जब आप स्वतः भी उच्चारण करते हो, अम की बिंदी। क्लियर? स्वर तो आया, लेकिन वो बिगिनिंग पे आया, एंडिंग पर नहीं आया। व्यंजन एंडिंग पर आया, तो ये व्यंजन तो नहीं है कम से कम,
ये दोनों क्या नहीं है, कम से कम व्यंजन तो नहीं है। तो व्यंजन नहीं है, स्वर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं हो साहब जी। स्वतंत्र होते तो हम स्वर बोल देते आपको। इसका मतलब आप ना तो स्वर हो, आप ना तो व्यंजन हो, ठीक। लेकिन इसके बावजूद भी आपका उपयोग वर्णमाला में किया जाता है और आप आंशिक तौर पर ही सही भाषा में या लिपि में किसी न किसी अर्थ को वहन करते हो, ठीक। आपका योग किसका? इन दोनों का जो योग है ना तो स्वरों से हो रहा है ना ही व्यंजन से, इसलिए क्या कहते हैं इसको? आयोग कहते हैं। छोटा वाला आ का मतलब क्या होता है? नो होता है, ठीक। छोटे वाले अनार का मतलब क्या होता है? नो भी होता है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उनमें से एक नो उपसर्ग के रूप में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सत्य का उल्टा जो सत्य ना हो, असत्य। हिंसा का उल्टा जो हिंसा ना हो, अहिंसा। नो बोलने के लिए क्या यूज़ करते हो आप हिंदी लैंग्वेज में? दैट इज आ यूज़ करते हो। जिसका योग ना हो तो दैट इज आयोग। तो इसका योग ना तो स्वरों से हो रहा है ना ही व्यंजनों से हो रहा है, इसके बावजूद भी आप भाषा में, लिपि में अर्थ को वहन करते हैं, साथ में चलते हैं, वहन करना। इसलिए आप क्या हैं? आयोग वाह हैं साहब जी। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। ये ना स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी अर्थ को वहन करते हैं। इसी वजह से आप क्या हैं? दैट इज अयोग वाह हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम की बिंदी होती और आह की बिंदी होती। इतनी सी तो बात है साहब, क्लियर है मामला। और आगे चलते हैं। तो स्वर हो गए, अयोग वाह हो गए। इसके बाद में जो आपका स्वरूप आता है वह व्यंजनों का आता है। देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं साहब जी, एक नज़र मार लेते हैं। कुल वर्णमाला में 52 आपको तो बता चुके हैं हम कि वर्ण होते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में 52 होते हैं, जनरली इतना जानते हो। 11 स्वर और 2 अयोग वाह। 52 में से इन 11 प्लस 2 यानी टोटल 13 को हटा दो, माइनस कर दो 13, बचा कितना साहब जी? 39। जितने भी अब ये जो आने वाले हैं ये क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन कहलाएंगे। यानी सीधी बात, व्यंजन कितने हैं? 39 हैं। मामला क्लियर है। कौन कौन से हैं कैटेगराइज कर लेते हैं। व्यंजनों की कई कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपकी कहलाती है वर्गीय व्यंजन। कौन से? वर्गीय व्यंजन। एक्चुअली ये वर्ग बनाते हैं, ग्रिड पैटर्न बनाते हैं। देखो कैसे, जैसे कहा जाए का, चा, ट, ता एंड पा वर्ग, दैट कचटता पा वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है? का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, इंगा आता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा एंड इया आता है, या पंजे का। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा एंड ड़ा आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा एंड ना आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा एंड मा आता है। यदि आप गौर से देखें तो ऐसे में भी कितने हैं? ये 5 हैं। जबकि ऐसे में भी आप देखें तो ये भी कितने आ रहे हैं? 5 हैं। एक पूरा का पूरा वर्ग बना रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं आप इनको? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। 5 ऐसे में, 5 ऐसे में, टोटल कितना हो जाएगा? 25। तो वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक। या यज्ञ का रा, रस्सी का, ठीक है, या, रा, ला, वा। अंतस्थ क्यों बोलते हैं आप इनको अंतस्थ? पहली बात तो 4 हैं ये, वो 5 है, ध्यान रखिएगा। क्यों बोल रहे हैं आप इसको अंतस्थ? इसलिए बोलते हैं कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ये अंदर से आते हैं। बोल कर देखिए, या, रा, ला, वा, अंदर से आ रहे हैं। यही वजह है क्या कहला जाएगा आपका? ये अंदर से आए तो अंतस्थ कहलाता है। अंदर से कुछ और वर्ण भी आते हैं। कौन से? स्वर, ठीक। आ अंदर से, ई अंदर से। जब अंदर से ये जो हवा आ रही है इसके बीच में कहीं बैरिकेड नहीं है। यही वजह है कि बैरिकेड ना होने के कारण आप इनको क्या कहा? स्वर कहा है। अंतस्थ करके आपने इसको कहा हुआ है। इसकी विशेषता कुछ हद तक स्वरों से मिल रही है। यही वजह है कि ये है तो व्यंजन, लेकिन बिहेवियर इसका आप देखो तो कुछ कुछ स्वर की तरह है। अंदर से आना, बैरिकेड्स ना होने इत्यादि वगैरह। यही वजह है कि ये पूरी तरह से स्वर तो नहीं है,
क्योंकि या बोलो तो आखिरी में आ आएगा, ये बोलो तो आखिरी में एक किसी ना किसी स्वर की जरूरत पड़ेगी। तो पूरी तरह स्वर नहीं है, लेकिन आधा तो स्वर की तरह लग रहा है ना। यही वजह है कि इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। किन किन को? या, रा, ला, वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता है, कौन कौन से हैं, कितने हैं, क्या बताओगे आप? ये वाले कहलाते हैं आपके, दैट इज अर्ध स्वर। तो इतना बना लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्गीय व्यंजन हो गए 25, अंतस हो गए कितने? 4 आपके आ गए, ठीक है, 4 अपन ने देखा। इसके बाद में आते हैं आपके उष्ण। उष्ण यानी गर्म होता है, इन्हें संघर्षी भी कह देते हैं अपन। वाय कौन कौन से हैं पहले तो ये जान लो, शा शक्कर का, शा षटकोण का, सा सरौते का एंड हा हल का। जब आप बोलते हैं ये जो हवा बिल्कुल संघर्ष करते निकल रही है, शा, ठीक, हवा अंदर से जो बाहर निकलती है वह गर्म होती है, आपको पता है। ठंडे में आप भाप देते ना साथ ही, छोड़ते हैं हवा तो दिखाई देता है। शा कहें, सा कहें, हा कहें, हवा बाहर झटके से निकलती है। इसका मतलब हवा बाहर की ओर निकल रही है, गर्म सी निकल रही है। गर्म को संस्कृतनिष्ठ शब्द में उष्ण भी कह देते हैं। हवा संघर्ष करते निकल रही है, शा, तो टकराते हुए निकल रही है। यही वजह इसको क्या भी बोल देते हैं, संघर्षी भी बोलते हैं। इतनी सी तो बात है। ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है ये शानदार है हिंदी का, देवनागरी लिपि का। वर्ल्ड में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता सिवाय संस्कृत के, और संस्कृत ही हमारी हिंदी की जननी है साहब। टॉप क्लास ग्रामेटिकल लेवल आपको मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग की तरह मिलेगा। इतना साइंटिफिक, इतना लॉजिकल आपको दुनिया की लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कहा जाता है भविष्य में जो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होंगे उनकी लैंग्वेज क्या होगी, संस्कृत होगी साहब, क्योंकि वही ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत लॉजिकल है। बाकी में तो साहब रट्टा मारना पड़ता है कि इसको आप कभी साइलेंट पढ़ लो, इसको आप साहब जी कुछ पढ़ लो, इसको साइकोलॉजी पढ़ लो, भले पी साइकोलॉजी लिख रहे हो, इसको टी सुनामी नहीं पढ़ना, सुनामी पढ़ लो। ऐसे बहुत से मामले मिलेंगे, हिंदी में नहीं है साहब जी, क्योंकि संस्कृत से निकल के आया, बहुत लॉजिकल है एक एक वर्ड का। इस पर पीएचडी करी है लोगों ने, इंडिया की तो छोड़िए, जापान जैसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में की है साहब, कि इसे ही का कबूतर का क्यों बोलें, इसको खा क्यों ना बोलें। लो लॉजिक देख रहे हैं आप, वजह है उसकी और बहुत लंबी चौड़ी वजह, कभी बात करेंगे साथ में। इसे टा टमाटर का ही क्यों माना है, हम इसे ता तलवार का क्यों ना माने, क्यों बोलें इसे टा टमाटर ही। लॉजिक हो सकता है, मुझे नहीं बस मान लो, क्यों मान लो, लॉजिक क्या है इसमें, एक एक चीज़ का लॉजिक है साहब जी, ठीक है। कभी को पर आइए, वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ 4, संघर्षी उष्ण 4। इसके बाद में आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि पूर्व में आपको बताया। संयुक्त है ना, 2 डिफरेंट फैमिली के, कौन कौन से, शा क्षत्री का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का एंड श्रा श्रमण का, श्रमिक का, श्रीमती जी का। किससे मिलकर बनते हैं ये संयुक्त, देख लेते हैं एक बार। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं अपन कशा, दैट इज क्या है, कशा। ये आधा का प्लस शा षटकोण का से मिलकर बनता है। भरोसा नहीं है तो बोलकर देखिए क्या लिखा है, पक्षी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पक्षी लिखा है, दैट इज पक्षी, नॉट पक्षी। छी नहीं होता, वो छा छाते का हो जाएगा। बच्चे उच्चारण गलत करते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। परीक्षा, दैट इज परीक्षा, नॉट परीक्षा, ठीक। परीक्षा एक अलग बात है, आपने कुछ और ही कह दिया। इवन परीक्षा, परीक्षा दैट इज एग्जाम के लिए आप कहते हैं। उच्चारण का बड़ा महत्व, इसके नंबर कटते हैं या तो नंबर मिलते हैं। इसी परीक्षा को आपने परीक्षा कह दिया, रा में बड़ी की मात्रा की बजाय आपने छोटी की मात्रा लगा दी। इसको इंग्लिश में एग्जाम बोलते हैं, ठीक, लेकिन इसको सोच कर देखिए क्या बोलते हैं संस्कृत में या इंग्लिश में। कई बच्चे बोलते हैं ना, बोले हम क्या देने जा रहे, बोले परीक्षा देने जा रहे। परीक्षा देने जा रहे कि परीक्षा, परीक्षा यानी होता है बेटा कीचड़, दैट इज मड। अब देख लेना कि क्या देने जा रहे हैं, परीक्षा या परीक्षा, दोनों अलग अलग हैं शब्द, इनका खास मीनिंग है साहब जी, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, शाशत्री किससे मिलकर बनता है, सिद्ध हो गया। जब आप इसको बोलते हैं तब आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है। इस तरह जितने वर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पर आया हो आप वहाँ पर उच्चारण करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। साहब की सही उच्चारण यही आता है। इवन इंग्लिश में लिखेंगे KSH लिखते हो आप, याद करो, गूगल इंडिक कीबोर्ड KSH टाइप करोगे तब यह आता है। इसका मतलब है, ये इसका लॉजिक ये है। बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज आपको बताई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन। अगला संयुक्त व्यंजन कहलाता है त्रा त्रिशूल का। किससे मिलकर बनता है, आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा त्रिशूल, तो कैसे बोलते हैं, त री शूल, दैट इज त्रिशूल। आपने कहा मित्र, न ए त र, दैट इज मित्र। तो ता और रा से मिलकर बनता है, पहली बात। वजह क्या है इसको ऐसा लिखना है कि बोले सर ता और रा अलग अलग हम लिखेंगे, बोले सर कोई ऐसा सिंबल बना दीजिए जिसको एक ही को लिख दो तो आप समझ जाओ कि ता और रा का मिक्सअप है ये। तो ये बना दिया आपने उसके लिए नया। दो डिफरेंट फैमिली मिल रही है, जब भी दो डिफरेंट फैमिली से मिलेंगे हाइब्रिड यानी कि संयुक्त वाले कहलाते हैं, दैट इज संयुक्त व्यंजन। इसके पहले आपने संयुक्त स्वर पढ़ लिए हैं। लॉजिकल वहाँ भी यहाँ पर भी। आगे बढ़ जाओ, ज्ञानी का ये मिलकर बनता है आधे गा प्लस या से। जैसे बोलते हैं ना ज्ञान, ग या न, दैट इज ज्ञान। तो आधा गा और या होता है, प्लस जा एंड इया से भी मिलकर बनता है, आधा जा प्लस इन या। उत्तर प्रदेश वगैरह कुछ एरियो में आप देखेंगे जैसे लिखा होता है ना विज्ञान, तो उसको विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान करके बोला जाता है। सुनिएगा कभी गौर से, ऑब्जर्व करिएगा। वाई, आधा जा प्लस इया, दो डिफरेंट फैमिली मिलेंगी, क्या बना देंगी, संयुक्त बना देंगी। और आगे बढ़िए, श्रा, आपने लिखा श्रीमान, ठीक है, श्रीमान, श्रीमती। जब आप इसको धीमे धीमे बोलेंगे, श री मान, इसका मतलब आपने किसका यूज किया इसमें, आधे शा शक्कर का प्लस रा रस्सी का यूज किया, इससे मिलकर बना है, दैट इज श्रा। श री श री मती, परिश्रम, प री श रम, दैट इज परिश्रम। इसका मतलब है दो डिफरेंट फैमिली शा और रा से मिलकर बना है। इस प्रकार से आपके संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए था। मामला क्लियर है, बहुत लॉजिकल है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बड़े गौर से सुनिए, धैर्य से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, ना समझने की कोशिश मत कीजिए, ऑटोमेटिक बनेगा। 2-4 बार वीडियो को देख लेना, बहुत काम का मिलेगा आपको। तो ये थी हमारी वर्णमाला के। अब इसको एक बार काउंट कर ले साहब, काउंट करेंगे जब अपन इसको तो काउंटिंग वगैरह देख लेते हैं क्या कैसी आ रही है। स्वर कितने आए हैं हमारे, स्वर आ गए हमारे 11। अयोगवाह कितने आए साहब जी, 2 आ गए। वर्गीय व्यंजन कितने आ गए, 25 आ गए। अंतस्थ 4 हैं, उष्ण 4 हैं, संयुक्त भी कितने हैं, 4 हैं। यानी तीनों में 4-4 है, 4 से 12, तो यानी कि यहाँ पर 12 ये आ गए। टोटल मार लेते हैं अपन इस चीज़ का, 5 2 7 2 9 और 1 10 की शून्य हासिल की 1 होता है। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 50 आपके वर्ण आ गए। अरे 52 आना चाहिए था, 50 ही आए साहब। अभी तक तो अपन ने 52 पढ़ के आए हैं, कुछ तो गायब है। कौन से गायब हो गए साहब जी, कौन से मिस कर बैठे साहब आप, आपने तो सब लिखे हुए हैं लगभग। चलो तो उसको ढूंढते हैं अपन, वो ये वाले हैं, देखें। ता की रो में टा ठा डा ढा ये लिखा हुआ है। इनमें ये 2 वर्ण बहुत ही खास हैं, ये 2 अपने आप में बहुत ही खास कहलाते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कभी को आप इन्हें बिंदी लगाकर लिखते हैं ऐसा, और कभी को बिंदी लगाए बिना भी लिखते हैं जैसा वैसा, बिंदी लगाकर और बिना बिंदी लगाए। ठीक, क्यों लिखते हैं भाई, फोनेटिक्स, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जब कहा जाए आपसे डमरू वाले बाबा, तो डा लिखा आपने, बिंदी नहीं लगी। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप लिखें कपड़ा, तब आपने बिंदी लगाई होगी साहब जी, दैट इज कपड़ा। आप गौर करिए, यहाँ बिंदी नहीं लगी, यहाँ पर बिंदी लगी है। और भी आप देख सकते, कड़ा, कड़ा मानिकपुर, सॉरी कड़ा, बिंदी लगी हुई है। क्यों, ध्यान दीजिए,
इसको ऐसे पढ़ना, जैसे स्कूल के छोटे छोटे से बच्चे पढ़ते ना, वो ही बेस्ट वे होता है पढ़ने का, यदि ज्ञान को अर्जित करना है अपने आप को ज़ीरो मानकर। टा टमाटर का, ठा ठठेरे का, डा डमरू का। कप डा पढ़ रहे हो कि कप ड़ा पढ़ रहे हो? आप डा डमरू का तो नहीं पढ़ रहे हो इसको, तो इसका मतलब है आप इसका उच्चारण डा डमरू से इतर पढ़ रहे हो। और जब भी डा और ढा का उच्चारण डा डमरू ढा ढक्कन से इतर पढ़ोगे तब बिंदी लगानी पड़ेगी आपको साहब जी। क्लियर है मामला? कपड़ा होता है ना कि कप डा होता है, कड़ा नहीं होता, दैट इज कड़ा होता है साहब जी। ठीक है। डगर तो डा डगर, डमरू डा सही है, डा डमरू वाला। लेकिन यदि आप कुछ और भी देखते हैं, अंगड़ाई तो अंगड़ाई नहीं होता, अंगड़ाई तो अंगड़ाई लिख गया, ये डा डमरू का लिख गया, बिंदी लगानी पड़ेगी। अंगड़ाई अड़ा करके आप पढ़ते हो उस चीज़ को। यही वजह है कि जब भी उसका जो फोनेटिक्स है बेसिक, उससे डिफरेंट वे में आप उसको पढ़ोगे तब आपको उसमें बिंदी लगानी पड़ती है। वर्तनी वाले टॉपिक में आता है, 50 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बड़ी गलती करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और आगे देखो, ढक्कन, ढक्कन ढा ढक्कन का, ढा ही पढ़ा अपन ने, बिंदी नहीं लगेगी। लेकिन कहा जाए पढ़ाई तो ढा ढक्कन का अगर बोलते तो पढ़ाई हो जाता, ठीक, पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई होता, पढ़ाई होता है, डिफरेंट पढ़ोगे, इसका मतलब क्या लगानी पड़ेगी आपको? बिंदी लगानी पड़ेगी। सीधी सी बात, ग्रामेटिकल लॉजिकल बात, जब भी डा डमरू को ढा ढक्कन को इससे इतर पढ़ोगे या लिखोगे तब आपको वहाँ पर उसको अलग वे में सिंबल को दर्शाने के लिए एक छोटा सिंबल यानी कि बिंदी लगानी पड़ती है। यही नियम है लैंग्वेज का साहब। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। तो ये 2 गुम गए थे अपने, अब ये 2 पकड़ में आ गए हैं। तो 50 तो ये हो ही गए थे प्लस 2 और। अब अपने 52 हुए कि नहीं हुए? तो ये हमारे 52 हो चुके हैं साहब। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें 52 कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली साहब यहाँ पर। क्लियर? बात अभी खत्म नहीं हुई है, हिंदी वर्णमाला टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी 10% हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा हिंदी की वर्णमाला में वर्तमान में कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, क्या बताओगे? 52। यह एक गलत जवाब है, ठीक। इतने का नहीं किया जाता, इससे कई ज़्यादा का किया जाता है साहब, ठीक। और कौन से ऐसे वर्ण है साहब वो देखना अभी बाकी है। अगेन पूछा जाता है इसमें कि हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, ठीक। स्वरों में पूछा जाएगा आपसे कि स्वर तो आपने पढ़ लिए, स्वरों के अगेन 3 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। कौन से 3 प्रकार होते हैं? लगे हाथ जान ही लो साहब जी। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। ज़्यादा संस्कृत में ना पढ़ो, सीधा सीधा अग्र यानी जब जीभ के अगले हिस्से से उच्चारण होगा तो वह क्या कहलाएगा आपका? अग्र स्वर करके कहलाएगा। ए क्लियर है? तो ये 4 हो जाते हैं, बड़ा वाला ई, छोटा वाला ई, ए एंड आई। छोटा ए और बड़ा ए नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, मैंने नहीं कहा है ना। ना तो इनमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा ए है, ये दोनों ही बड़े ही होते हैं। बता चुका हूँ क्यों होते हैं, क्योंकि ये भी 2 मात्राएं आती हैं इसमें और इसमें भी 2 से ज़्यादा मात्राएं आती हैं, ये वाली बात मैं बता चुका हूँ, है ना। थोड़ी सा ऊपर हो गया, चलो नीचे लिख देते हैं साहब जी। ई, बड़ा ई, ए, आए। मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अपन को। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? दैट इज अग्र स्वर। क्यों? क्योंकि अगले हिस्से से बोला जाता है इनको, ठीक। अभी देखते कैसे। मध्य स्वर यानी मध्य से बोला जाएगा, आ अनार का, ठीक। पश्च स्वर यानी पश्च यानी होता पीछे का हिस्सा, यानी जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएंगे, किनारे वाले हिस्से से बोले जाएंगे, इसको क्या कहा जाता है? पश्च। क्या होता है एक बार में समझ लो, समझने की वजह इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा मध्य स्वर, ठीक। मध्य स्वर क्या है? आ अनार का है। अग्र स्वर क्या है? छोटा ई, बड़ा ई, ए, आए है। बोलिए आ। जब आपने आ बोला तो जो जीभ है ना आपकी वो हल्की सी ऐसी फोल्ड हुई बीचों बीच से, आ। क्लियर? बड़ा आ नहीं बोला, आ।
बीचों बीच से फोड़ लो यहाँ से, इसका मतलब उसको यहाँ से आप उच्चारित करने के लिए हेल्प ले लो। फ्लिकरिंग यहाँ पर हो रही है, जंपिंग यहाँ पर आ रही है। सेंटर पॉइंट कौन सा हिस्सा जीभ का? मध्य का। ई जब आप बोलो तो देखो आपकी जीभ सामने साइड से, ये जो सामने का हिस्सा है हल्का सा उठेगा। ई उठा रहे हो, बिना उठाए बोलकर दिखाइए। बड़ा ई उठेगा, ठीक। ए उठेगा अगला हिस्सा, ए उठेगा। तो आप फेस देखो अपने आप को, देख लेना आईने में किस तरह से आप उसकी बनावट या उसका स्ट्रक्चर को चेंज करते हो। वो चेंज नहीं करोगे तो उच्चारण नहीं होगा, मैं आपको यही बता सकता हूँ, है ना। कर लेना प्रैक्टिस आराम से, घंटे 2 घंटे। अगले हिस्से से बोला गया जीभ का, इसलिए क्या कहलाएगा? अग्रस्वर। मध्य हिस्से से बोला गया क्या कहलाएगा? मध्य स्वर, दैट इज आ। पश्च पीछे, किनारा, आखिरी। जितने बचे स्वर वो सब आखिरी से। चेक करना है अपन को कौन कौन से। बड़ा वाला आ, ठीक। ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि का, ठीक। ओ, आओ। सुनो गौर से और बोलो। बोलिए बड़ा वाला आ। तो आप देखो यहाँ कहीं से ले रहे हो, जीभ के बिल्कुल आखिरी आ, आखिरी का हिस्सा यूज करो, पीछे का हिस्सा। पश्च। ओ, पीछे का हिस्सा जीभ का, यहाँ वाला हिस्सा पीछे। पश्च, आखिरी यहाँ पर आप वाइब्रेशन कर रहे हो, पिछला हिस्सा है जीभ का। यही वजह इनको क्या कहा? पश्च। सीधी बात, जीभ के अगले हिस्से से जो स्वर बोले जाते हैं अग्रस्वर, मध्य हिस्से से बोले जाते हैं मध्य स्वर, पिछले हिस्से से बोले जाते हैं पिछले स्वर करके कहलाते हैं। तो ये है आपके स्वरों का भी कैटेगराइजेशन। अभी बहुत कुछ बाकी है, क्या क्या बता दें एक वीडियो में, ऐसा ना हो आप देखते देखते बोर हो गए हों, बोझल ना हो गया हो आपके लिए, इसीलिए थोड़ी सा बता रहे हैं और बड़े ही स्लोली बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ों को। और क्या बचा है साहब? ये जो वर्गीय व्यंजन है ना, ये अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी है साहब। इसमें क्वेश्चन आता है कौन से आपके ऐसे वर्ण हैं जो कि सरघोष कहलाते हैं, कौन से अघोष कहलाते हैं, कौन से अल्पप्राण कहलाते हैं, कौन से महाप्राण कहलाते हैं साहब। इनमें किस में हकार ध्वनि होती है, किसको लिखने का तरीका कौन सा होता है, कौन से मानक हैं, कौन से अमानक हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं अपने आप में। इन पर भी हम बात करेंगे, है ना। तो बहुत कुछ बाकी है, कुछ चीज़ों को अपन एक नज़र और मार लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हिंदी वर्णमाला में मानक वाली में कितने वर्ण हैं? 52 हैं साहब। क्लियर? ये वाली बात आपसे कही 52 हैं। क्या केवल 52 वर्णों का उपयोग होता है हिंदी वर्णमाला में? इसका जवाब है नहीं साहब। किन किन का उपयोग होता है, जरा एक नज़र मार लीजिए। अब दोबारा गौर से सुन लीजिए, जब क्वेश्चन पूछा है मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तब आप 52 बताओगे। इसके अलावा भी अनेक वर्णों को इसमें समाहित किया गया है जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। कौन कौन से हैं एक नज़र आप देख लीजिए। सबसे पहले तो है अरबी फारसी से आए। किससे? अरबी फारसी से आए। कौन कौन से आए हैं? का, खा, गा, जा एंड फा, ये आए हैं। लेकिन कौन से वाले? इन सभी के नीचे यहाँ पर एक बिंदी लगी रहती है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? जिसे बिंदी को कहा जाता है तल बिंदु तो नहीं कहना चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज में इसका स्पेशल नाम है, दैट इज नुक्ता। बहुत ही सुंदर शब्द हैं, वर्ण हैं अपने आप में ये। जब किन्हीं बातों को एम्फेसाइज करना हो, बहुत ही स्लाइटली वे में, बहुत सॉफ्टनेस के साथ बोलना हो, तब इनका यूज़ किया जाता है। ये हमारे का कबूतर वाले से अलग है, खा खरगोश से अलग है। ये अरबी फारसी लैंग्वेज से आए हैं। चलो देखते हैं इनका उपयोग, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए जा से या गा से कहीं से उठा लें, जमीन नहीं होता है जमीन, दैट इज जमीन, बिंदी लगेगी, ठीक। जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी नहीं होता, दैट इज जिंदगी, जा। ये वही बात है, प्लीज, प्लीज। क्लियर? बिंदी लगती है, दैट इज नुक्ता बिंदी। का की बात कर लें आप, खा की बात कर लें, जैसे कहा जाए अखबार, अखबार करके अपन ने कहा, गलत है, बिंदी लगेगी साहब जी, दैट इज अख बार करके कहलाएगा। नेक्स्ट वन, गजब, गजब, नॉट गजब, दैट इज गजब, ग। गम, नॉट गम, दैट इज गम। आपको गौर से इन शब्दों को सुनना है। भारतीय बॉलीवुड, सॉरी, भारतीय फिल्म उद्योग
कि जो भी गीत इन लेटर से शुरू होते हैं, ये जो 5 बताए, बड़े गौर से सुन लेना साहब जी उसको, आपको समझ में आ जाए कि ये गा गमले का और गम दोनों में क्या अंतर है, ज़मीन और ज़मीन में क्या अंतर है, ज़िंदगी और ज़िंदगी में क्या अंतर है, आपको पता चल जाएगा। फ़ख्र खा में क्या अंतर है साहब जी, फन एंड फन में क्या अंतर है साहब, तो ये बात क्लियर हो जाने वाली है। कुछ और देख लो, फा से संबंधित यदि कहा जाए तो फन, एक होता है फन, ठीक, हिंदी की ही बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले FUN की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी और अरबी फारसी। एक होता है फन, क्लियर, और एक होता है दैट इज़ फन, बिंदी लगी हो जिसमें, जैसे कहा जाता ना वो कि कितना अच्छा गीत गाते हैं वो, क्या गजब का फनकार है, नॉट फनकार है, क्या फनकार है साहब, हुनरमंद है, कलाकार है साहब, ठीक, उस फील्ड का ज्ञाता है, विद्वान है, फन, फनकार, नॉट फन, क्लियर। तो इतना सा अंतर आता है, स्लाइटली बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए, एम्फेसाइज करने के, जीव को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का वहाँ का एक अच्छा सलीका होता रहा है और बहुत ही खास रहा है। दुनिया में 2-3 ही लैंग्वेज है कि बहुत कल्चर्ड मानी जाती हैं साहब, एक तो संस्कृत सम्मान से भरपूर साहब, ज़बरदस्त, दूसरी जानी जाती है आपकी वेरी सोफिस्टिकेटेड, शायद आप जानते हो, दैट इज़ इंग्लिश, कि साहब खांसना और छींकना भी तो सॉरी से है ना, कहाँ से कॉपी किया उन्होंने ये सलीका, ये कॉपी है साहब, अगर आप गौर से इतिहास में देखेंगे जाएंगे तो मालूम चलेगा साहब ये तो फ़ारसी के पैटर्न है साहब, है ना, वही चीज़ आप अभी पढ़ रहे थे, जान रहे थे। तो ऐसे ये जो लेटर्स हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं, तो 52 से तो 5 से ज़्यादा यही हो गए। कुछ इसमें लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है विद्यार्थियों, बोले सर अखबार ये लिखना सही होगा कि ये, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 1962 में, वर्तनी संबंधी कमेटी थी, वर्णमाला संबंधी कमेटी थी, उसने बताए कुछ नियम कि साहब ऐसा फॉलो कीजिए। सारगर्भित बात उनने ये बताई, बोले सर दोनों ही खा और खा में क्या करें, बोले सर अगर कोई वर्ड, कोई शब्द ऐसा है जो कि हिंदी और अरबी फारसी में कॉमन है, तब तो दोनों को अलग अलग लिखना, वरना बार बार नुक्ता उक्ता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अखबार आपने लिखा तो बोले हिंदी में कोई अखबार शब्द है क्या, बोले नहीं वो अरबी फारसी का अखबार, बोले ठीक है वैसे ही लिख दो, बिना बिंदी लगाए, बिना नुक्ता लगाए लिख दो, हम समझ जाएंगे आप नुक्ते वाला अरबी फारसी बोलो, ये मीनिंग है उसका। लेकिन अगर कोई कॉमन है, जैसे गज एक हिंदी में होता है दैट इज एलिफेंट, और एक होता है गज, 2 गज ज़मीन के नीचे, तो बोले सर इनको अलग अलग लिखेंगे, गज एलिफेंट भूमि माप संबंधी। नेक्स्ट वन हम बात कर लें फन एंड फन, क्लियर, तो ये फन हो गया अपना वाला, और एक और फनकार, ठीक है, तो एक वो वाला है, जबकि दैट इज नुक्ता, सोफिस्टिकेशन, सारी बातें फन, ठीक। अगेन और भी कुछ की बात करें, ताक एंड ताक, एक ताक यानी होता है ताकना, देखना, बोले तुम तकते ही रहते हो यार, ताकते ही रहते हो, तो दूसरा होता है ताक, ताक मीन्स अलमारी, अरिया, आला को कहा जाता है जो दीवार में ही होती है, शायद ग्रामीण परिवेश के बच्चे समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं, ताक, ताक। तो जब ऐसे कोई शब्द हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज में हैं और दोनों में ही उसका अलग अलग नहीं, तो उसमें कहा गया कमेटी के द्वारा, बोले इनको आप अलग अलग डिफाइन करके लिखोगे नुक्ता के साथ में, और अगर कोई ऐसा वर्ड जैसे आपसे कहा ना अखबार वाली बात, बोले हिंदी में तो है ही नहीं ऐसा कोई, बोले सर बिना नुक्ता लगाए लिख दो, अपन चला लेंगे, ये ही सरलता संबंधी उसका नियम है। तो 52 से तो ज़्यादा हुए कि नहीं हुए, 5 से ज़्यादा हो गए, अभी और बाकी है, और बात करो। नेक्स्ट वन, कुछ इंग्लिश से भी आए हैं साहब, कौन से, ट्रा, ड्रा, ठीक है, एंड आ, कौन सा वाला, आधा चांद वाला, टा से ट्राइबल, ट्रॉफी, ट्राइब, ड्रा से ड्राइविंग, ड्राइवर, ये सब किस लैंग्वेज से आए हैं, वहाँ से। अगेन आ से ऑक्सीजन, अक्टूबर, डॉक्टर, तो ये वो शब्द हैं तो इनका अपन यूज़ करते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन ही लिखना आपको, तो ना तो ऑक्सीजन लिखोगे, ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन हो गया साहब, ना तो ऑक्सीजन लिखोगे, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वो चीज़ें कहलाती हैं साहब,
ये कैसे इंग्लिश से, क्योंकि ये जितने भी हैं वहाँ के हैं। रा रस्सी का एकमात्र लेटर है हिंदी भाषा का या देवनागरी लिपि का जिसको सबसे ज़्यादा डिफरेंट वेरियस फॉर्म पे लिखा जाता है। कितने तरीक़ों से लिखा जाता है बताएं? 4 से 5 तरीके मिल जाने वाले हैं आपको। एक तो रा रस्सी का अपन ने ये लिखा पूरा रा, दूसरा होता रा के नीचे हलंत लगा के यानी आधा रा, तीसरा रा लिखा जाता रा की रेफ कर्म वाला, चौथा रा लिखा जाता है प्रकार के आगे ये जो आप रा लगाते हो ना ऐसा आड़ा वाला, तो ये वाला होता है रा, ठीक। और पांचवा जो रा होता है वो ड्रा वाला रा होता है, ये जो लगाए ना आपने ड्रा ट्रा ऐसा वाला। तो इंग्लिश की देन हमको देखने को मिलती है साहब, मैक्सिमम इंग्लिश लेटर्स हमको मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के ही शब्द हमको वहाँ पर मिलते हैं। कुछ कह सकते हैं बोले सर राष्ट्र तो संस्कृत का है, वहाँ पर भी है। हाँ, कुछ अपवादों के साथ में हमको संस्कृत भाषा से भी मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ के आपको ट्रॉफी ट्राइबल ये सब वर्ड बताए ये सब इंग्लिश लैंग्वेज से आए हैं। उसको डिफाइन करने के लिए डबलिंग आती वहाँ पर रा की, ट्रा ट्राइबल ट्रॉफी, तो वो उसके लिए अपन क्या करते हैं डबल लगाते हैं साहब, उसकी वजह है। जब अपन प्रकार बोलना सिंगल प्रकार नहीं होता, प्रकार होता है, तो सिंगल साइडेड लगा के अपन काम चला लेते हैं। मामला मेरे ख्याल से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो ये थे, तो 5 वो हो गए अरबी फारसी के, 3 आपके ये हो गए, 5 3 8 तो 52 और 8 60 तो वैसे ही हो गए। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और बाकी है साहब, सुन लो, है ना, थक गए होगे, पॉज कर दो वीडियो, सांस ले लो, पानी पी लो। अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले 3-4 घंटे तक हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाए या बताई जाए, है ना, वर्णमाला, है ना। पढ़ाना बोलना कई बार लोग ईगो पर ले लेते हैं, है ना, समझाएंगे समझेंगे पढ़ेंगे, है ना, वैसा बोलना चाहिए, वो भी सही है। चलिए अच्छी बात है, जानेंगे। इसके बाद में भी कुछ लेटर्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? हालांकि उनको मानक के रूप में नहीं गिना जाता, किसी राज्य में गिना जाता मानक, किसी राज्य में नहीं गिना जाता, कुछ उन्हें अमानक भी गिन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है, झा झंडे का। कई जगह पर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आप उसको लिख देते हैं, दैट इज भा और उसके बगल से एक पूंछ निकाल देते हैं। क्लियर है? ये क्या लिखा है आ। कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह से। तो कुछ ये वर्ण देखे अपन ने, उनको समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारी बातें बाकी रह गई हैं, इनको अपन देखेंगे आने वाले समय में, इसको और भी इसके आगे का हिस्सा जानने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी सा काम आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई विचार हो, कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।